हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको आरजे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट है डेफिनेशन। शॉक क्या होता है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजनेशन ऑफ सेल कम कम हो जाता है और फिर ऑर्गन फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर ये मोस्टली कोज होता है लो बीपी के कारण। अगर सीवियर लो बीपी होगा तो शॉक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीपी लो होने के कारण जो सेल्स हैं और बॉडी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स है, वहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँच नहीं पाती है जल्दी जल्दी। इस कारण जो है शॉक डेवलप होता है। नेक्स्ट, द शॉक सिंड्रोम इज लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स वेरी केयरफुल थेरेपी एंड मॉनिटरिंग। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड जो होता है बॉडी के अंदर, फ्लूइड वो ही कम हो जाता है। इस कारण जो है ऑक्सीजनेशन भी बॉडी को पहुंच नहीं पाता है, ऑक्सीजनेशन हो नहीं पाता है पूरा प्रॉपर, तो ऑर्गन फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस भी इसके अंदर बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, टाइप ऑफ शॉक। टाइप्स ऑफ शॉक को हम बांटते हैं बेस्ड ऑन कोज ऑफ शॉक। शॉक का कोज क्या है, इसके आधार पर हम शॉक के टाइप्स को बांट सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में जब हार्ट पंप करना फेल हो जाता है, हार्ट की पंपिंग पावर फेल हो जाती है एडिकेट सप्लाई ब्लड सप्लाई देने में, और ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी टिश्यू, हार्ट पंप करता है तभी बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तभी बॉडी टिश्यू की जो जो उनकी नीड होती है, जो उनकी न्यूट्रिएटिव नीड होती है, वो सारी पूरी होती है। लेकिन अगर हार्ट ही पंप करना बंद कर देगा तो जो शॉक डेवलप होगा उसे हम कहेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। एंड नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन शॉक कोज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इन एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जो मोस्ट कॉमन कार्डियोजेनिक शॉक होता है वो एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के कारण डेवलप होता है। नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें रैपिडली सिस्टेमेटिक एनाफाइलेक्सिस डेवलप होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हमारे एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करता है और वास्कुलर को कोलैप्स करता है। एंटीजन के संपर्क में आने के बाद ये मिनट्स में एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है और सिस्टेमेटिक एनाफाइलेक्सिस डेवलप होता है रैपिडली और वास्कुलर कोलैप्स हो जाता है एंटीजन के संपर्क में आने के बाद में विद इन मिनट्स के अंदर अंदर। और इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? टाइप फर्स्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कोज होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक कोज होता है। मोस्ट कॉमन एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जो एनाफाइलेक्टिक शॉक में मदद करते हैं? बी स्टिंग। अगर बी स्टिंग हो जाए तो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। बी स्टिंग का मतलब है कि 40 से अगर 30 से 40 मधुमक्खी एक साथ काटें तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। वास्प वेनम्स। वास्प वेनम्स होते हैं पॉइजनस सब्सटेंस जो कि ह्यूमन में स्टिंग्स के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। और ड्रग्स भी हो सकती है जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कोज करती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक कोज करती है। एग्जांपल जैसा पेनिसिलिन एंड रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी एनाफाइलेक्टिक शॉक को कोज कर सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक को हम लो वॉल्यूम शॉक भी कह सकते हैं। ये इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ये नॉन हेमरेजिक भी हो सकता है और हेमरेजिक भी हो सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक जब डेवलप होता है जब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लूड ही नहीं रहेगा, इनसफिशियंट फ्लूड हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अगर फ्लूड ही नहीं बचा तो बॉडी में क्या सर्कुलेट होगा फिर? तो इसके कारण हाइपोवोलेमिया डेवलप होता है और इसी को हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होने के कारण मोस्ट कॉमनली हाइपोवोलेमिया शॉक डेवलप होता है। फ्रेंड्स, इसका और भी कोजेज हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लूइड लॉस फ्रॉम, अगर कोई फिस्टुला है वहाँ से फ्लूइड लॉस होना, या फिर बर्न के कारण भी होने वाला शॉक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। और अगर फ्लूइड की थर्ड स्पेस में शिफ्टिंग हो जाए, अब्डोमिनल कैविटी जैसे एसाइटिस में होता है, और अदर इंटरस्टिशियल टिश्यू इडीमा हो तो भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक कब डेवलप होता है? जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाए, और डैमेज होने के कारण जो पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाए। पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस के डिक्रीज हो जाने के कारण न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप होता है। फ्रेंड्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में किसी भी तरीके का डैमेज होने के कारण पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस जो है
वो लेस हो जाता है। इस कारण न्यूरोजेनिक शॉक होता है। न्यूरोजेनिक शॉक के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो अदर शॉक से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें वार्म, ड्राई और पिंक स्किन देखने को मिलती है, जबकि अदर शॉक में हमें डायफोरेसिस देखने को मिलता है और कोल्ड क्लैमी स्किन देखने को मिलती है। Peripheral vascular resistance, vasodilation and subsequent pooling of within peripheral vessels result in hypertension and warm and dry pink skin. फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण वाइजोडाइलेशन होगा, सबसिक्वेंट पुलिंग होगी, ब्लड की पुलिंग होगी पेरिफेरल वेसल्स के अंदर, जिससे कि हाइपरटेंशन होगा। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक फ्रेंड्स क्या होता है, सेप्टिक शॉक ब्लड के अंदर प्रेजेंट कोई भी पैथोजन है इसके कारण डेवलप होता है। सेप्टिक शॉक का मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट का कारण होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण ये डेवलप होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन डेवलप करता है, जिस कारण जो है वो मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है और सेप्टिक शॉक को कोज करता है। एंड ग्राम पॉजिटिव भी बैक्टीरिया होता है जो सेप्टिक शॉक कोज करता है। फंगाई भी होता है, अदर ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जहाँ बात आती है तो हम ग्राम नेगेटिव को ही चुनते हैं। 6 है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक या फिर इंसुलिन शॉक। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक या फिर इंसुलिन शॉक दोनों एक ही बात है। अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इंसुलिन का अपने आप ही बढ़ेगा, और इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो ग्लूकोज का अपने आप ही कम होगा। शॉक प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रीमली लो ब्लड शुगर, एग्जाम्पल लेस देन 40 mg per day, यूजली caused by injection of an excessive amount of insulin and failure to eat after insulin इंजेक्शन एंड इंसुलिनोमास। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, 40 mg पर डीएल से शुगर कम हो जाती है तब ये शॉक डेवलप होता है, या फिर इंसुलिन का कोई इंजेक्शन लेने के बाद में ये डेवलप होता है। एक्सेसिव अगर हम इंसुलिन का इंजेक्शन किसी पेशेंट को देंगे तो उसको हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में कम हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में पेशेंट चला जाएगा। या फिर इंसुलिनोमास डेवलप हो जाए, अगर इंसुलिन जहाँ से सिक्रेट हो रहा है वहाँ कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है तो इस कारण भी इंसुलिन की मात्रा जो है बॉडी में बढ़ जाती है। या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसे हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं और उसके बाद में वो ईटिंग करने में फेल हो जाता है, तो इस कारण भी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक डेवलप हो सकता है। फ्रेंड्स, इंसुलिन रिलेटेड जो शॉक होता है उसको हम साइकेट्रिक कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, शॉक के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। शॉक रिजल्ट इन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर इंक्लूडिंग ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स एंड स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, शॉक से फेलियर हो सकते हैं अपने हमारे मल्टी ऑर्गन सिस्टम के, जो मल्टी ऑर्गन सिस्टम होता है वो फेल हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रेन फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, लंग्स फेल हो जाएंगी, स्किन फेल हो जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फेल हो जाएगा। सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें पेशेंट बताता है, जैसे कि रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है। पैरेसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, पैरेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स पक्षाघात। एक्सट्रीमिटीज के अंदर पैरेसिस होना, कंफ्यूजन होना, या फिर सिनकोप होना। सिनकोप का मतलब होता है एकदम से जो है कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाना, सडन एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनकोप। ऑब्जेक्टिव साइन जो हम असेस करते हैं, वीक रैपिड थ्रेडी पल्स देखने को मिलती है हमें शॉक में, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, शैलो रेस्पायरेशन यानी टैकीपीनिया, डायफोरेसिस, कोल्ड क्लैमिंग एंड साइनोटिक स्किन देखने को मिलती है। न्यूरोजेनिक शॉक को छोड़ के हमें सभी शॉक में कोल्ड क्लैमिंग, साइनोटिक स्किन देखने को मिलेगी, जबकि न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है उसमें हमें वार्म, पिंक और ड्राई स्किन देखने को मिलती है। पैलर डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। पैलर का मतलब है कि कोई भी कलर नहीं होना, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का लॉस होता जाएगा। अगर बॉडी में फ्लूइड ही कम है तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो न्यूरॉन्स हमारे काम करना बंद कर देंगे, जिसके कारण कॉन्शियसनेस का लॉस होगा। डिक्रीज मीन आर्टियल प्रेशर नॉर्मल 80 to 20 mm ऑफ एच जी। नॉर्मल मीन आर्टियल प्रेशर होता है फ्रेंड्स 80 to 20 mm ऑफ एच जी, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मैनेजमेंट क्या है, शॉक सिंड्रोम इज लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर्ड वेरी केयरफुली थेरेपी एंड मॉनिटरिंग। शॉक में हमें
बहुत केयरफुली मॉनिटरिंग करनी होती है पेशेंट की, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड लॉस हो चुका होता है और उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ डेवलप हो सकते हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर सिस्टम हो सकता है, उसके बहुत सारे सिस्टम एक साथ फेल हो सकते हैं। अगर फ्लूइड ही बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी का काम भी नहीं चलेगा। अटेम्प्ट्स टू रिस्टोर नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड टिश्यू परफ्यूजन इंक्लूड फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन का मतलब होता है कि फ्लूइड को पुनः निर्मित करना, मतलब जैसा फ्लूइड बॉडी के अंदर था वैसा ही फ्लूइड वैसे ही बॉडी के अंदर फ्लूइड को बिल्डअप करना। जैसे हम ये सब कुछ हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर करते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक में जो होता है वो लो वॉल्यूम शॉक ही होता है। इस कारण जो है हम फ्लूइड रेसिस्टेशन मोस्ट कॉमनली हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है फ्लूइड का लेवल बढ़े, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम फेल ना हो। कंट्रोल ऑफ हेमरेज इन शॉक कोज्ड बाय ट्रॉमा एंड ब्लीडिंग। अगर हेमरेज के कारण कोई शॉक कोज हुआ है तो हेमरेज को हमें प्रिवेंट करना होगा, हमें उस ब्लीडिंग को रोकना होगा, ताकि जो है ब्लीडिंग हो ना और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने से भी बचे। एडमिनिस्टर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामाइन सच एज क्लोरामफेनामाइन, मेलाइट एंड सिट्रीजिन ईटीसी इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है अगर किसी पेशेंट को, हम तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटीहिस्टामाइन जो है एडमिनिस्टर्ड करेंगे, जिनके एग्जाम्पल है क्लोरामफेनामाइन, मेलाइट एंड सिट्रीजिन। एडमिनिस्टर्ड डिजॉक्सिन फॉर प्रेशर सपोर्ट। डिजॉक्सिन को हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है फ्रेंड्स कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक में ये क्या करेगी, हार्ट की जो हार्ट रेट है उसको ये बढ़ाती है। सॉरी फ्रेंड, डिजॉक्सिन जो होती है हार्ट रेट को कम करती है और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर होती है उसको बढ़ाती है, जिससे क्या होता है हार्ट पे लोड कम पड़ता है। तो डिजॉक्सिन हम कभी भी अगर हार्ट रेट लो होती है उस पेशेंट को कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि डिजॉक्सिन जो है वो हार्ट रेट को कम करती है। और डिजॉक्सिन हम मोस्ट कॉमनली कार्डियोजेनिक शॉक में और एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर यूज करते हैं। इसको हम सेप्टिक शॉक में भी यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्टर्ड एपिनेफ्रिन इन एनाफाइलेक्सिस फॉर न्यूरोजेनिक शॉक फॉर पेरिफेरल कॉन्स्ट्रिक्शन। एपिनेफ्रिन को भी हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक में, ताकि पेरिफेरल कॉन्स्ट्रक्शन हो। पेरिफेरल जो वास्कुलर रेसिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप होता है, तो हम एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर्ड करते हैं। एडमिनिस्टर्ड ओरली पेरेंटरली शुगर टिपिकली इन ग्लूकोज इन हाइपोग्लाइसीमिया एंड इंसुलिनोमास। इंसुलिनोमास हुआ है या फिर हाइपोग्लाइसीमा हुआ है तो हम पेशेंट को ओरली भी कुछ भी हम ग्लूकोज वाली चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कोई सॉफ्ट कैंडी, कोई शुगर कैंडी। इंसर्ट इंडेल्विंग यूरिनरी कैथेटर टू ट्रैक द यूरिन आउटपुट आवरली। ये नर्स की मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बर्न में भी और शॉक में भी दोनों ही तरह के पेशेंट में हमें कैथेटर इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। SaO2 ABG गैस एनालिसिस एंड वेंटिलेटरी फंक्शंस आर मॉनिटर टू डिटरमाइन द नीड फॉर वेंटिलेटरी सपोर्ट। वेंटिलेटरी सपोर्ट को चेक करेंगे कि पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। SaO2 को चेक करेंगे, ABG गैस को एनालिसिस करेंगे, ये सब कुछ हम करेंगे। सूटेबल पोजीशन कौन सी होती है एक शॉक वाले पेशेंट में, वो होती है टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन देने से पेशेंट को जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है वो बढ़ेगी, ताकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए मोर ससेप्टिबल होते हैं, और ऑक्सीजन लॉस होने के कारण सबसे पहले न्यूरॉन्स पे ही इफेक्ट पड़ता है। तो हम टेंडलबर्ग पोजीशन देंगे ताकि ब्लड सप्लाई ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।